जब आपने अपना फ्रीलांस करियर स्टार्ट कर दिया होता है, स्किल सीख ली होती है, थोड़े थोड़े क्लाइंट्स के साथ काम भी कर लिया होता है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, तीन पाथ्स होते हैं, जिनमें से आपको कोई एक पाथ डिसाइड करना होता है। सबसे पहला पाथ होता है कि क्या आप एज अ सोलो फ्रीलांसर ही आगे डायरेक्शन में आगे अपनी जर्नी में बढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है कि क्या आप अपनी एक एजेंसी बिल्ड करेंगे, और तीसरा ऑप्शन होता है कि क्या आप किसी एजेंसी के साथ काम करेंगे। एंड मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि बहुत सारे, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द फ्रीलांसर्स इसमें से गलत डिसीजन, गलत पाथ अपने लिए चूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि किस बेसिस पे इसके बारे में सोचना है, किस बेसिस पे इसके लिए डिसीजन लेना है और कौन से पाथ में आगे मूव करना है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं इन तीनों ही पाथ्स के प्रोस और कॉन्स आपके साथ शेयर करूंगा और एक एग्जैक्ट फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप अपने लिए एक परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। मैंने जब अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट किया था बैक इन 2019, आज से करीब 6 साल होने वाले हैं, तो एज अ सोलो फ्रीलांसर स्टार्ट किया था। मैं इंटर्नशाला से काम उठाता था, बहुत सारी इंटर्नशिप्स मैंने ज्वाइन करके रखी थी, तो एक टाइम पे मैं 4 5 6 इंटर्नशिप्स भी एक साथ कर रहा था। अपने कॉलेज के टाइम पे ही शुरू किया था, तो एक्स्ट्रा टाइम इसमें लगाता था। फिर धीरे धीरे अपने कॉलेज के बाद भी मैं ये करता रहा, तो स्टार्टिंग के 2-2.5 साल तक मैंने एज अ फ्रीलांसर ही काम किया। उसमें बीच में मैंने 1-2 एजेंसीज के साथ भी काम किया था, तो वो एक्सपीरियंस भी मेरे पास है। देन आफ्टर शायद 2.5 साल के बाद मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं अपनी एजेंसी बिल्ड करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं काम उतना आ रहा था कि मेरे से अकेले से मैनेज ही नहीं हो रहा था। एंड देन मैंने एजेंसी बिल्ड करने का सोचा, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर हमारी साइकी में बाय डिफॉल्ट ये होता है कि जब हमारे पास एज अ फ्रीलांसर काम ज्यादा आने लगे तो हमें एजेंसी बिल्ड कर लेनी चाहिए, हमें अब लोगों को हायर कर लेना चाहिए, अपनी टीम बना लेनी चाहिए और एजेंसी के तरीके से अब काम करना स्टार्ट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी उस तरीके से ही स्टार्ट किया और लकीली मेरे लिए ये सही ऑप्शन निकल पाया, जो कि मैं बताऊंगा कि क्यों। बट सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, और इसलिए एक एग्जैक्ट, एक राइट फ्रेमवर्क होना जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि किस बेसिस पे आपको ये डिसीजन लेना है, किस बेसिस पे आपको इन तीनों पे से कोई एक पाथ चूज करना है। सो समझते हैं इन तीनों पाथ्स को। सबसे पहले आता है फ्रीलांसिंग, सोलो फ्रीलांसिंग। इसमें आप अकेले एज अ फ्रीलांसर क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, आप एक वन मैन आर्मी होते हैं, क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, क्लाइंट्स को एक्वायर करने का काम भी आपका ही होता है, उनको सर्व करने का काम भी आपका ही होता है। अगर आप अपनी एजेंसी बनाते हैं और एक टीम के साथ काम करते हैं, तो आप बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर सकते हैं, बट आपके ऊपर आपकी टीम मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आप एज अ टीम क्लाइंट के सामने प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर आप एक एजेंसी के साथ काम करते हैं, तो उस एजेंसी के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको सर्व करने का मेनली आपका काम होता है। तो डिटेल में समझते हैं कि तीनों ही ऑप्शंस के क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, और आपके लिए कौन सा डिसीजन, कौन सी जर्नी, कौन सा पाथ सबसे ज्यादा ऑप्टिमल रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। प्रोज से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 चीज कि आपको किन लोगों के साथ काम करना है, कितना काम करना है, आपका टाइम शेड्यूल क्या होने वाला है, वो सारी चीजों की फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होती है। सेकंड चीज कि आप क्लाइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, ताकि वो चैनल पूरी तरीके से ईजी रहे, इफेक्टिव रहे। थर्ड चीज होती है कि आप 100% ऑफ योर अर्निंग्स के खुद ही मालिक होते हैं, क्योंकि वो पूरा काम आपने किया है, क्लाइंट्स को एक्वायर आपने खुद किया है, वो काम सर्व आपने खुद किया है, और इसीलिए 100% अर्निंग्स आपकी ही होती हैं। फोर्थ चीज, आपके पास ये फ्रीडम होती है कि आप चूज कर सके आप किन क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, किन के साथ नहीं करेंगे, आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, किस प्रोजेक्ट पे नहीं करेंगे, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप लेंगे अपनी फ्रीलांस काम के लिए। फिफ्थ, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके पास होती है। आपका मन करे आप अपने घर से काम करिए, आपका मन करे आप अपने दोस्तों के घर से काम करिए, आपका मन करे आप वेकेशन पे रहते हुए काम करिए। सिक्स्थ, आपका स्टार्टअप कॉस्ट बहुत कम होता है, आपको केवल टूल्स सीखने होते हैं, उनके कॉस्ट बियर करने होते हैं, और अपने लैपटॉप या वर्क स्टेशन जिस पे भी आप काम कर रहे होते हैं, केवल उतना काम ही होता है। आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग पे काम नहीं करना होता, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मैनेज नहीं करनी होती हैं, बहुत सारे लोगों को मैनेज नहीं करना होता है। तो आप कम स्टार्टअप कॉस्ट के साथ ही अपना फ्रीलांस गेम स्टार्ट कर सकते हैं। आप डिसीजंस अपने खुद ले सकते हैं और जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि आपको टीम के बारे में नहीं सोचना है, आपको टीम से किसी तरीके के कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा डिसीजंस लेने से पहले। तो क्विक डिसीजन मेकिंग भी एक प्रो है। आप पिवट भी बहुत इजीली कर सकते हैं। आपने अभी कोई एक स्किल सीखा हुआ है, उसके क्लाइंट्स को सर्व किया, आप कुछ टाइम में दूसरा स्किल सीख सकते हैं, उसके भी क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं। तो वो सारी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होती है। नेक्स्ट, आपके पास पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो आपका जो भी पर्सनल ब्रांड बनेगा उससे अल्टीमेटली आपका ही फायदा हो सकता है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। नेक्स्ट, आप किसी भी तरीके के ऑफिस पॉलिटिक्स या टीम के स्ट्रक्चर में नहीं बंध के रह जाते हैं,
तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और अपना सारा फोकस, सारा ध्यान अपने फ्रीलांस गेम को, अपने स्किल्स को इंप्रूव करने में ही लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोस थे। अब आते हैं कॉन्स पे। आपकी इनकम अनसर्टेन होती है, आपके कैश फ्लोज इर्रेगुलर होते हैं। क्यों? किसी महीने ऐसा होगा कि आपके पास क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, किसी महीने शायद क्लाइंट्स ही नहीं है, तो ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगा आपके लिए। सारे काम की, फ्रॉम क्लाइंट एक्विजिशन टू उसके काम की डिलीवरी करना, टू उसके रोज इनवॉइसेस बनाना, उनसे क्या फीडबैक आ रहा है वो लेना, अपनी स्किल्स पे काम करना, वो हर एक चीज आपको ही मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि आप सोलो तरीके से अपने फ्रीलांस गेम में आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास कहीं ना कहीं एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, आप एक नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ही डिलीवर कर सकते हैं, एक बार में हैंडल कर सकते हैं, तो वो एक बेंचमार्क आपके लिए बन के रह जाता है। आप कई बार आइसोलेशन में काम कर रहे होते हैं, अकेले काम कर रहे होते हैं, तो आपको कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती हैं आपके लिए। आपको जो भी चीजें सीखनी होंगी वो खुद से ही सीखनी होंगी, तो कहीं ना कहीं आपके स्किल डेवलपमेंट और लर्निंग की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको खुद ही टेक केयर करनी होती हैं। इस केस में आपके लिए अर्जेंट वेकेशंस लेना या कभी अगर आप बीमार पड़ गए तो वो सारी चीजें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ही एज अ वन मैन आर्मी काम कर रहे होते हैं, तो क्लाइंट्स को जो प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर करने हैं वो डेडलाइन के हिसाब से आपको ही डिलीवर करने पड़ेंगे, और अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो क्लाइंट के ऊपर होता है कि वो कितना फ्लेक्सिबल है अपनी चीजों को लेके, अपनी डेडलाइंस को लेके। एंड लास्ट चीज की इसमें स्केलिंग का एक थोड़ा सा चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि आप एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ही एक टाइम पे हैंडल कर सकते हैं, तो इसमें ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम करने का जो स्केल होता है वो कहीं ना कहीं हिंडर होता है। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, स्टार्टिंग योर ओन एजेंसी, जिसमें आप कुछ टीम मेंबर्स को हायर करते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी अपनी स्किल्स में, और अब आप उनसे काम करवाते हैं, और आपका मेन काम होता है कि आप क्लाइंट्स को एक्वायर करेंगे, उनके और अपने टीम मेंबर्स के बीच का ब्रिज बनेंगे, और क्लाइंट्स को जो सर्विसेज चाहिए और आपके टीम मेंबर्स जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उन दोनों को आप अल्टीमेटली कनेक्ट करवाते हैं। तो प्रोस को सबसे पहले जान लेते हैं। आपका अर्निंग पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू फ्रीलांस। क्यों? क्योंकि अब आप टीम अपनी लेवरेज कर सकते हैं, तो आपने लोगों को हायर किया है और अब आप एज अ सोलो काम नहीं कर रहे हैं, अब आपके पास कई सारे लोगों की टीम है, तो आप ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, ज्यादा हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, विच मीन्स कि अब आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे स्किल्स वाले लोग हैं जो कि अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं, तो अब आप अपना काम उनसे करवा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ खुद ही अपनी स्किल्स डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फोकस करते हुए खुद ही उस फील्ड में एक्सपर्ट बनने के। अब आपके पास एक्सपर्ट्स हैं और उनके थ्रू आप काम ज्यादा अच्छा क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं। अब आप टीम कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं, स्किल्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो आपने शायद एक स्किल को मास्टर किया था एज अ फ्रीलांसर, बट क्योंकि अब आप एज एजेंसी काम कर रहे हैं तो आप अलग अलग स्किल्स के लोगों को अपनी एजेंसी में हायर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके कॉन्स पे। नंबर वन चीज, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई होती हैं अपने टीम मेंबर्स की। तो अब आप जब क्लाइंट एक्वायर करेंगे तो आपको केवल खुद के हिसाब से लिमिटेड क्लाइंट्स नहीं एक्वायर करने हैं, बल्कि आपको उन सारे टीम मेंबर्स के बिहाफ पे भी क्लाइंट्स को एक्वायर करना होगा, जो कि अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। आपके ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर आपके टीम मेंबर्स की सैलरीज जानी है तो वो जानी ही होती है। अगर आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं, उनके कॉस्ट कुछ निकलने हैं तो वो आपको सारे बियर करने होते हैं। अगर आपने कोई ऑफिस ले रखा है तो उसके सारे एडिशनल जो खर्चे होते हैं वो सारे आपको खुद बियर करने होते हैं। आपको अब एक एचआर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ही बियर करनी होती है। पीपल स्किल्स के बारे में सीखना होता है, टीम मैनेजमेंट के बारे में सीखना होता है, एंड पीपल स्किल इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्किल राइट नाउ, क्योंकि अब आप टीम मेंबर जो काम करके दे रहा है और क्लाइंट की काम से जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके बीच का एक ब्रिज होते हैं। तो आपके कई बार क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि कई बार उस ब्रिज, उस गैप के चक्कर में क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस आपके टीम मेंबर्स के काम से मीट ही नहीं हो पाती हैं। तो वो सारी चीजें भी आपको खुद ही हैंडल बियर करनी होती हैं। एक टीम को मैनेज करने के लिए आपकी लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करना होता है आपको। जब आप इनिशियल फेज में होते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स तो नहीं आ रहे होते, लेकिन आपके ऊपर टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसकी वजह से कैश फ्लो कई बार दिक्कत करने लगता है। आपके पास अलग अलग तरीके का एडमिन वर्क होता है, लीगल वर्क होता है, वो सारी चीजें आपको खुद ही मैनेज करनी होती है। तो वो टाइम जो कि एक्चुअली आप अपने स्किल डेवलपमेंट में लगा सकते थे, उसमें से बहुत सारा पार्ट इन सारी चीजों में ही इन्वेस्ट लग जाता है। क्वालिटी कंट्रोल अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि काम कोई और कर रहा है और किसी और की एक्सपेक्टेशंस को मैच करना है, तो कहीं ना कहीं आपको बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है क्वालिटी कंट्रोल करना, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आपको हर चीज के बारे में सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाने होते हैं। क्यों? ताकि अगर कभी आपके टीम मेंबर कोई एक चला भी जाता है, आप किसी नए टीम मेंबर को हायर करते हैं, तो भी क्लाइंट को उससे फर्क नहीं पड़ता है और आपको उसकी डिलीवरी, उसके आउटपुट्स की क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। तो हर एक चीज का एक सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेसेस होने चाहिए, वो सारी चीजों में आपको टाइम लगाना पड़ता है, वो सारी चीजें आपको खुद मैनेज करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, ताकि अल्टीमेटली क्लाइंट को आप बेटर तरीके से कंसिस्टेंटली सर्व कर पाएं। क्योंकि आप एज अ एजेंसी काम कर रहे हैं तो आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि एक एजेंसी का ब्रांड बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है आपका अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाने से। एंड इन सारी चीजों के बाद सबसे बड़ा जो कौन आता है वो है हायर स्ट्रेस का। एज अ एजेंसी ओनर आपके ऊपर ज्यादा लोड होता है अपने टीम मेंबर्स
कस्टमर्स के लिए काम लेके आने का, क्लाइंट्स को अच्छी तरीके से सर्व करने का, वो सारी चीजें आप मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, उसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा हेक्टिक कर देता है। देन हम आते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे, विच इज अगर आप एक एजेंसी के साथ में काम करते हैं, तो आपने फ्रीलांस करियर स्टार्ट किया, आपने स्किल्स अच्छे से सीखी, आपने कुछ क्लाइंट्स के साथ भी काम किया, अब आप एक एजेंसी के साथ काम करेंगे तो आपको क्लाइंट्स लेके आके देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एजेंसी की हो जाती है और आपका काम होता है आप एज अ फ्रीलांसर कैपेसिटी में ही काम कर रहे होते हैं उन एजेंसी के क्लाइंट्स को सर्व करने का। सबसे पहले प्रोस को समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ा प्रो है कि आपकी इनकम स्टेडी होती है, आपके ऊपर फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है जिसका कि आप फायदा उठा सकते हैं। सेकेंड, आपके ऊपर क्लाइंट एक्वायर करने के लिए बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं होता है क्योंकि वो एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको क्लाइंट्स देने की। थर्ड, आप अपने टीम मेंबर्स से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं क्योंकि वो लोग भी एजेंसी का पार्ट है, अलग अलग क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं, तो उनकी लर्निंग से भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। फोर्थ, क्योंकि आप एजेंसी के क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं तो आपके पास एक्सेस होता है बड़े क्लाइंट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने का। आपके पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। कई बार आपकी एजेंसी आपके लिए लर्निंग कोर्सेज को स्पॉन्सर कर सकती है, आप जिन सॉफ्टवेयर जिन टूल्स को सीखना चाहते हैं वो सारी चीजें स्पॉन्सर कर सकती है। अलग अलग टूल्स वगैरह आपको परचेस करके देती है जो कि आपको आपके काम में इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन नहीं होता है, आपको कोई इनवॉइसिंग वगैरह नहीं करनी होती है, क्लाइंट्स को मैनेजमेंट का और वो लीगल का वगैरह वगैरह वाला काम, उस सारी चीजों से आप फ्री होते हैं। आप अलग अलग इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। विद इन द एजेंसी आपके लिए करियर ग्रोथ के बहुत सारे पोटेंशियल होते हैं। आपका वर्क लाइफ बैलेंस कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं क्योंकि आप एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स अपनी एजेंसी के काम में लगाएंगे और बाकी का टाइम आप अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थे कई सारे प्रोस जो कि आप अगर एजेंसी के साथ काम करते हैं तो यू कैन एंजॉय। अब आते हैं इसके कॉन्स पे। क्योंकि आप क्लाइंट के लिए डायरेक्टली काम नहीं कर रहे हैं तो आपका अर्निंग पोटेंशियल कंपेयर टू अगर आप फ्रीलांस बेसिस पे काम करते हैं तो थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उस काम के बीच में ही एजेंसी भी अपना कट रखती है। आप किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे और किस तरीके के क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे उसके ऊपर आपका कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वो एजेंसी डिसीजन लेती है। आपके रेट्स और प्राइसेस फिक्स्ड होते हैं और इसलिए आप हर एक प्रोजेक्ट पे नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हो जाती हैं क्योंकि अब आप एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं तो आप शायद एक पर्सनल ब्रांड कैसे ही बना पाएंगे। अगर आप एक फिक्स शेड्यूल पे एजेंसी के साथ काम करते हैं तो आपको वो सेट आवर्स सेट टाइम पे एजेंसी के लिए काम करना होता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी वर्क फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ा सा कम हो जाती है। तो ये थे इन तीनों ही ऑप्शंस, तीनों ही पाथ्स के प्रोज एंड कॉन्स। अब समझते हैं उस फ्रेमवर्क को जो कि आपको समझना होगा, एग्जैक्ट फ्रेमवर्क को रेप्लिकेट करना होगा जब आप अपने लिए डिसीजन ले रहे हो कि आपको एज अ सोलो फ्रीलांसर आगे काम करना है, आपको अपनी एजेंसी बिल्ड करनी है या आपको किसी एजेंसी के साथ में काम करना है। अगर आपकी एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, आप टाइम फ्रीडम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, आपको बतेरी चीजों की मैनेजमेंट की कोई इशू टेंशन नहीं लेनी है और आप अपनी स्किल अपनी क्राफ्ट पे पूरी तरीके से काम करना चाहते हैं और उसको अल्टीमेटली इंप्रूव करना चाहते हैं, आप लॉन्गर रन में अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, इन सारे केसेस में आपको एक सोलो फ्रीलांसर के तरीके ही काम करना चाहिए। अगर आपकी बिजनेस और मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर है, आप फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल हो चुके हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं, आप थोड़ा रिस्क ज्यादा लेने के लिए रेडी हैं, कई सारे लोगों की टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं और आपके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपके पास काम बहुत सारा आ रहा है बट आप अकेले अब उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, देन आप एक एजेंसी बिल्ड करने का डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको एक स्टेबल इनकम अर्न करनी है, आपको टीम के साथ कोलैबोरेटिवली काम करने में मजा आती है, आपको अपनी लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, आपको आइसोलेशन में काम करना भी कम पसंद है और आप बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं लेना चाहते हैं या कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहते हैं, देन आपके लिए सही डिसीजन होगा आप एक एजेंसी के साथ काम करें। अब इसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल टिप ये भी है कि आप इसके कॉम्बिनेशंस में भी काम कर सकते हैं। तो जैसे मैं पर्सनली अपनी एजेंसी भी रन करता हूं बट कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनको मैं डायरेक्टली सर्व करता हूं, तो मैं अपनी स्किल डेवलपमेंट पे भी कंट्रोल कर पाता हूं और अपनी एजेंसी भी बिल्ड कर पाता हूं, उसके भी प्रोस का बेनिफिट ले पाता हूं। मेरे खुद की टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पार्ट टाइम कैपेसिटी में एजेंसी में हमारी काम करते हैं और उसके साथ साथ अपना अलग फ्रीलांस करते हैं, तो वो अपनी स्किल डेवलपमेंट में अच्छे से काम कर पाते हैं, ध्यान दे पाते हैं, वो अपनी टाइम फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी को एंजॉय भी कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। और उनमें से कुछ लोग हैं जो कि अपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उस पर भी ध्यान देते हैं, तो वो सारे फीचर्स वो सारे बेनिफिट्स का भी यूज कर पाते हैं। तो इन सारी चीजों के हिसाब से मैं आपको एक परफेक्ट आंसर तो नहीं दे सकता हूं बट आई होप कि मैंने आपको वो फ्रेमवर्क दिया, किस किस चीजों के बारे में आपको सोचना है और क्या क्वालिटीज आपके अंदर है या किस तरीके के राइट माइंडसेट के साथ आप इसमें काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एज अ सोलो फ्रीलांसर आगे काम करना चाहिए या अपनी एजेंसी बिल्ड करनी चाहिए या किसी और एजेंसी के साथ काम करना चाहिए। बट आप इन तीनों ही पाथ में कोई भी चूज करते हैं, इन तीन चीजों का आपको बहुत ज्यादा हमेशा ही तीनों ही ऑप्शंस में ध्यान रखना पड़ेगा।
नंबर 1 चीज आती है कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड लर्निंग। आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते ही रहना पड़ेगा। बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं, उनके बारे में अवेयर रहना पड़ेगा। बहुत सारे नए नए एडवांसमेंट हो रहे हैं जो कि आपके स्किल डेवलपमेंट में बूस्ट कर सकते हैं आपके काम को, जो कि आप ज़्यादा अच्छी तरीके से उनके थ्रू क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, ताकि आप मार्केट में रेलिवेंट रहें, आप अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाते रहें। सेकेंड चीज़, डाउन टाइम्स आर नॉर्मल। हाँ, एजेंसी जब आप ओन करते हैं तो डाउन टाइम्स थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। बट अगर आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं तो भी वो डाउन टाइम आ ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्लाइंट्स छोड़ के जा सकते हैं, आपकी इनकम पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है। आप अगर एजेंसी के साथ में काम कर रहे हैं तो डाउन टाइम तो कम आ सकते हैं क्योंकि शायद एजेंसी थोड़ा सा स्टेबल है, थोड़ी सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको देती है, एक फिक्स्ड इनकम आपको प्रॉमिस होती है, बट आपके पास अर्निंग पोटेंशियल कम होता है। इसलिए इन तीनों में से कोई भी पाथ आप चूज करेंगे, डाउन टाइम्स या थोड़े से टफ टाइम्स आपके लिए नॉर्मल होने चाहिए। एंड द थर्ड एंड लास्ट थिंग कि आप कोई भी पाथ चूज करें इनमें से, मेक श्योर कि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड अगर आप ऐसे ही इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज मी पीयूष शुक्ला, टेकिंग योर लीव।